हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। आपने पिछली वीडियो में चैप्टर 4 तक आपने वीडियो देखी हैं। वीडियोस को देख, जिसने नहीं देखी वो एक बार देख ले और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और लाइक कर ले, नोटिफिकेशन का बेल दबा ले। इससे आप लोगों को फायदा होगा, आप चैनल के साथ अच्छे से जुड़ेंगे और जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उसको वो सब आपको मिलती रहेंगी। तो हमने हमने पिछली वीडियो में देखा था चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। 4 चैप्टर में हमने देखा था कुछ जो वैदिक काल की जो किताब थी ऋग्वेद से संबंधित, हमने वो देखा। हमने साउथ के कुछ कब्रें भी देखी, उनके बारे में हमने महापाषाण कब्रें देखी, उसके बारे में हम डिस्कस किया था। आज हम जो करते हैं, ये चैप्टर 5 में जो दिया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम ही राज्य, राजा और गणतंत्र है, गण जनपद है। अब ये देखिए, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य है, इस चैप्टर का नाम है। और इसी नाम के आधार पर आप यहाँ पर स्टडी करेंगे कि यहाँ पर जो राज्य है, यहाँ पर जो राज्य है, ये राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य है। देखिए, आपने ऋग्वेद काल में देखा था कि जो राजा होता था उसका काम क्या था? एक कुशल योद्धा होता था और उसको सभा और समिति चुनते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है, सब चीजें बदलती जाती है। राजा मजबूत होता गया, उन्होंने राज्य स्थापित कर लिए और उनका जो राज्य था वो विस्तार होने लगा, जन से महाजनपद में बदल गया, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद में बदल गए और फिर वो एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में भी आगे चलने लगे। तो हम यहीं पर यही देखेंगे कि जो शुरुआत इस चैप्टर में की हुई है कि एक लड़का है, उसके बड़े जो हैं वो वोट डालने के लिए जाते हैं चुनाव में। तो वही सोचता है कि ये वोट क्यों डालते हैं, ऐसे ये कैसे अपने शासकों को चुनते हैं। इसके मन में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है और हर किसी के मन में आता है, ये बच्चे के, कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ये बात इसको बहुत ही ज्यादा नोटिस करने वाली है कि अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। क्या ऐसा पहले था? क्या ये इतिहास में कभी रहा है, या अभी हमें 60-70 साल 75 साल से ही हमें ये आजादी मिली है कि अब हम अपने शासकों का चुनाव कर सके? जब हम इतिहास में देखते हैं ऋग्वेदिक काल में, तो ऋग्वेदिक काल में आपने देखा क्या कि राजा को चुना जाता था, जन्मजात नहीं होता था। राजा एक कुशल योद्धा था, उसकी योग्यता के आधार पर सभा और समिति उसका चुनाव करती थी। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़ा? जब हमने देखा कि कुछ लोग शासक कैसे बने। अब इनके मन में क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो इन्होंने कहा कि पहले जो शासक बनने का तरीका था वो था यज्ञ के अनुष्ठान के आधार पर। ऋग्वेद काल के बाद जो ऋग्वेद काल में इसलिए कह रहा हूं, उस समय ऋग्वेद की रचना हुई, लेकिन ऋग्वेद की रचना के बाद 3 वेद और हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। जब उनकी रचना हुई उसको कहने लगे उत्तर वैदिक काल। उसको वे था ऋग्वेद काल और यह है उत्तर वैदिक काल। इसमें आप बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। चेंजेस राजा के रूप में दिखते हैं, राज्य के रूप में दिखते हैं, कृषि के रूप में दिखते हैं, सेना के रूप में दिखते हैं और आपको जो सामाजिक रूप से भी आपको इसमें अंतर दिखता है, आर्थिक रूप से भी अंतर दिखता है। अब जो सामाजिक और आर्थिक अंतर आ रहे थे या राजनीतिक अंतर आ रहे थे, उसके आधार पर उत्तर वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल से अलग कर दिया गया। तो ये है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आप ये भी पढ़ते थे, ऋग्वेदिक काल में यज्ञों का बड़ा महत्व था, यज्ञों का अनुष्ठान होता था, वहां पर बलि दी जाती थी और वहां पर क्या होते थे, उपहार आते थे कि और वे उपहार बांट दिए जाते थे या युद्ध के द्वारा लोग इकट्ठा करते थे अपने सामान और फिर वो आपस में बांट लेते थे। तो इसके आधार पर आप देखें कि क्या चेंजेस होना शुरू हो गया इसमें। एग्रीकल्चर में चेंज हुआ, व्यापार में चेंज हुआ, सेना में चेंज हुआ, राज्य गठन में चेंज हुआ। ये जो चेंजेस हैं वही हमें इतिहास में पढ़ना होता है। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेकिन एक चेंज जो नहीं था वो था राजा बनने का तरीका।
सॉरी चेंज था राजा बनने के तरीके में भी। वहां पर चुनाव हो रहा था राजा बनने के तरीके में, लेकिन यहाँ पर यज्ञ हो रहे थे, यज्ञों के आयोजन हो रहे थे, बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन हो रहे थे, और उनमें ही शासक जो थे वो अपना प्रभावशाली प्रभाव स्थापित करते जा रहे थे। तो एक था, आप सबने सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ। ये सबसे बड़ा यज्ञ होता था। यज्ञ तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये जो अश्वमेध यज्ञ था ये सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ था, यज्ञ होता था, और इसका उद्देश्य राजा की शक्ति को प्रदर्शित करना होता था। यह यज्ञ का अनुष्ठान राजा की शक्ति को प्रदर्शित करता था। राजा की शक्ति को इस प्रकार प्रदर्शित करता था ये इसमें एक परंपरा होती थी कि घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और उस घोड़े को जो राजा उसको पकड़ लेता था, जो उसको नहीं पकड़ते थे, जिस दूसरे राज्य में अगर वो चला गया सीमा क्षेत्र में और उस राज्य ने उसका विरोध नहीं किया, तो इसका मतलब वह राज्य, उस राज्य का जो राजा है वो अधीन हो गया किसके, उस राजा के जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, यानी कि वो उससे बलशाली है। और जिसने उसको पकड़ लिया, यानी कि उसने उसको चुनौती दी, और उनके अंदर उनकी जो युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में, और अगर अनुष्ठान करने वाला राजा जीत जाता है तो वह उसके अधीन हो जाता है। ठीक, तो ये जो अधीन राजा थे, फिर इन अधीन राजाओं को भी यज्ञ में बुलाया जाता था, और ये बहुत बड़े बड़े उपहार लेकर यज्ञ में पहुंचते थे, और इनका काम सिर्फ एक मूक दर्शक बनना था, बस बैठकर यज्ञ देख लो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। यज्ञ में और कौन बैठते थे? यज्ञ में बैठता था इसका सारथी, जो राजा सबसे मुख्य होता था। यज्ञ करते थे पुरोहित, पुरोहित यज्ञ करते थे, और पुरोहित के बाद जो मेन इनका होता था, मेन होता था यज्ञ कराने वाला राजा, तो वो बहुत महत्वपूर्ण था। उस राजा के साथ होता था उसका सारथी। सारथी एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता था राजा का, क्योंकि वह राजा के युद्ध में राजा का सहचर होता था, यानी कि राजा के साथ ही चलता था, एडजेसेंट होता था, और उसके कारण सारथी यज्ञ में खड़ा होकर, यज्ञ में उपस्थित होकर राजा के गुणों का गुणगान करता था। ठीक, फिर यज्ञ में और कौन होते थे? उसके सगे संबंधी भी अनुष्ठानों में भाग लेते थे। यज्ञ में जो व्यापारी वर्ग था, जो कृषक वर्ग था, वे भी अपने उपहार लाते थे और उसमें यज्ञ में आ सकते थे। यज्ञ में सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो भी राजा होते थे, अधीन राजा, वो सिर्फ मूक दर्शक की भांति ही यज्ञ के अनुष्ठान को देखते थे। तो ये तो होता था पूरा का पूरा अश्वमेध यज्ञ, यानी कि उसकी शक्ति को स्थापित कर देता था, किसकी? राजा की शक्ति को। और राजा का जो शक्तिशाली राजा होते थे वो अश्वमेध यज्ञ करते ही थे। अब इसमें आप देख लीजिए क्या है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग, अब इन्होंने 50 वर्षों से कहा, ये उस समय का एडिशन है, 2005 का एडिशन होगा, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? अब बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? आज तो चुनाव हो रहे हैं, पहले कैसे बनते थे? ये तो क्वेश्चन वैलिड है। हमने अध्याय 4 में पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। बिल्कुल पढ़ा था, राजा जो थे लोगों द्वारा, जनों के द्वारा चुने जाते थे, यानी कि सभा और समिति उनको चुनती थी, उन पर कंट्रोल भी रखती थी, उनके निर्णयों पर को कंट्रोल भी करती थी। यहाँ पर तो लेकिन राजा बहुत शक्तिशाली रूप में आपको दिखाई देगा। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बड़े बड़े यज्ञ, अब बड़े बड़े यज्ञ मैंने आपको बताया, बड़े बड़े यज्ञ में है, सबसे पहले है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध करने वाला जो राजा है उससे ज्यादा शक्तिशाली है, वो उसके अधीन है। कौन? जिसने जाने दिया। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। कौन थे इसमें? एक तो पुरोहित, मेन क्या हो गए? पुरोहित। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता, पुरोहितों को उपहार दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता है। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो सभी राजा उसके लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल
एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता है, और युद्ध के अवसर पर वह राजा वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों पुत्रों को भी कोई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और इसमें जो नहीं होते थे, इसमें एक बात याद रखना, जो नहीं होते थे वो थे शूद्र। इसमें जो जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जा सकता था। कौन नहीं हो सकते थे? जिनको पुरोहित शूद्र मानते थे। और शूद्र की डेफिनेशन उस समय वो थी, जिनको पुरोहित कहे कि ये शूद्र है तो वो शूद्र है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या परिवर्तन होता है आगे देखिए। ये तो राजा बनने का। हाँ, एक है वर्ण। ये जो वर्ण है, ये वर्ण का मतलब तो होता है रंग होता है वैसे तो, लेकिन वर्ण को बाद में जाति व्यवस्था का जनक माना जाता है। अब ये वर्ण क्या है? देखिए, अगर कोई जन स्थापित हुआ है, जनपद स्थापित हुआ है, तो वहां पर सभी तरीके के लोग रहते हैं। जो पुरोहित भी होते हैं, जो योद्धा भी होते हैं, है ना। जो पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, कृषक, पशुपालक, है ना, शिल्पकार, आखेटक, भोजन संग्राहक, सभी प्रकार के लोग, जंगलों में रहने वाले लोग, ये सभी प्रकार के लोग उस समाज में रहते हैं। अब उस समाज में सभी लोग रहते हैं, तो उनका काम के आधार पर इन्होंने विभाजन कर दिया। अब उसमें जो राजा थे, पुरोहित थे, व्यापारी थे, कुछ कृषक व्यापारी थे, ये तो धनवान थे, लेकिन बाकी निर्धन थे। अब इन्होंने उसको काम के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। अब पुरोहित ने कहा कि जो अध्यापन करता है या यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वे तो हो गए ब्राह्मण। जो युद्ध करता है या फिर युद्ध में भाग लेता है या फिर राजा होता है, वो हो गए क्षत्रिय। और जो व्यापारी है, कृषक है, वो वैश्य हो गए। और जो बाकी हैं वो सब शूद्र की श्रेणी में इन्होंने स्थापित कर दिया, यानी कि जो इन तीनों वर्णों की सेवा करे उसको शूद्र कहा गया। तो ये इन्होंने आधार बनाया। और ये आधार पहले जो था, ये कर्म के आधार पर था। आपने ऋग्वैदिक काल में देखा, कर्म के आधार पर ये लोग वर्गीकरण होता था समाज में। लेकिन अब जन्म के आधार पर वर्गीकरण होना शुरू हो गया। यानी कि ऋग्वैदिक काल में अंतर क्या है? ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर वर्गीकरण होता था समाज में, और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्गीकरण होना शुरू हो गया। और महिलाओं की स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। पहले महिलाओं को सब चीजों के अधिकार थे, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति भी बहुत ही ज्यादा कम हो गई, मतलब खराब हो गई। अब इसके बाद इन्होंने कहा, ये इसमें आपको यही देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया है, पढ़ने दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब इन्होंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था समाज के लिए बनाई गई, उसको सभी लोगों ने स्वीकार किया। उसका विरोध भी हुआ। अब जैसे क्षत्रिय थे, राजा कहते थे नहीं, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है क्षत्रिय। अब ये भी विवाद हो गया। दूसरा, जो अन्य लोग थे उसी तरह वो कहते थे कि नहीं, कर्म के आधार पर होना चाहिए वर्गीकरण, जन्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस समय जो इन पर इनके लिए चुनौती बने, और सभी ने इनको माना भी नहीं। जहां पर भी ये पुरोहित वर्ग नहीं था या जहां पर भी ये लोग का प्रभाव कम था, वहां पर जाति व्यवस्था कोई ज्यादा मजबूत नहीं थी। जैसे भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर सामाजिक और आर्थिक असमानता है वो बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक असमानताएं बढ़ने लगी जाति व्यवस्था के कारण। अब आप देखें आगे, अब आ गया जनपद। ये जनपद क्या थे? अब जनपद से पहले आप एक बार मैप देख लें, और इस मैप को बहुत ध्यान से देखें। ये मैप है भारतीय उपमहाद्वीप का। जब मैं भारतीय उपमहाद्वीप कह रहा हूं, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो भारतीय उपमहाद्वीप जब मैं कह रहा हूं, तो इसका अर्थ है अफगानिस्तान से लेकर कहां तक? पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सब क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप है। इन सबको मिलाकर हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो हमने देखा, उत्तर पश्चिम में जो चेंज आ रहा था, उत्तर पश्चिम में क्या चेंज आ रहा था?
कि सिंधु, आपने सबसे पहले उत्तर पश्चिम में देखा सिंधु घाटी की सभ्यता, अब उसका पतन हुआ। फिर आप देखते हैं ऋग्वैदिक काल में क्या देखते हैं, आर्यों का, आर्यों के इतिहास के बारे में आप पढ़ते हैं यज्ञ के आधार पर, ऋग्वैदिक काल के आधार पर। अब आप ये देखिए कि ये जो बसावट है, ये बसावट पहले बहुत छोटी छोटी थी, जन थी, अब ये बसावट बड़ी होने लगी, बड़ी बस्तियों के रूप में आने लगी। और ये जो 16 महाजनपद के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, अंगुत्तर निकाय से। जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहां से ये 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये गिनती में 16 महाजनपद इन्होंने बताए थे, मुख्य जो जनपद है। अब जो दीर्घ निकाय है उससे भी हमें पता चलेगा, जो बौद्ध ग्रंथ है उनके आधार पर इन जनपदों का, इन महाजनपदों का हम अध्ययन करते हैं। इतिहासकार का स्रोत क्या है इनका, बौद्ध निकायों का, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन। अब उसमें दीर्घ निकाय है, उसमें अंगुत्तर निकाय है, ठीक। कई बार पूछा जाता है कि जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, हमें मिलता है दीर्घ इसमें अंगुत्तर निकाय में। अब यहाँ पर जो व्यवस्था है, जनपद, ये बस्तियां बड़ी होने लगी और राजा आपने देखा मजबूत होने लगा। जनपद एक दूसरे के क्षेत्रों को पर आक्रमण करने लगे, एक दूसरे के क्षेत्र को मिलाने लगे, और ये कई सारे जनपद मिलकर बन गए महाजनपद। और इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन उभरा मगध। मगध आज का जो बिहार है, वो एरिया सारा मगध का एरिया है, बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। ये बहुत बड़ा महाजनपद बनकर उभरा। और इसी प्रकार आप देखते हैं धीरे 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 सबसे बड़ा मौर्य साम्राज्य में पूरे भारत को जो है इसमें सारे महाजनपद सम्मिलित कर लिए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल था अजातशत्रु का, बिंबिसार का, ना महागणानंद का। तो ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने महाजनपद को एक राष्ट्र के रूप में निर्मित कर दिया। अब सबसे बड़े यहाँ पर जो हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें ये सबसे आप मुख्य पॉइंट देखेंगे, जो गंगा यमुना है वहां पर ये सबसे ज्यादा, गंगा के घाटी में सबसे ज्यादा देखते हैं आपको महाजनपद। और इनका सबसे नदियों के किनारे पाया जाना, यह इसका सबसे बड़ा वजह थी कि नदियों के द्वारा इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से हो जाता था, जमीन उपजाऊ होती रहती थी, है ना। नदी हमेशा बाढ़ के द्वारा या कैसे भी नई नई मिट्टी लाती है, जमीन उपजाऊ हो जाती है, और पानी मिलता है। सबसे बड़ी बात है, जहाँ पानी होगा वहीं पर जीवन होगा। तो पानी पास में हो तो वहां पर बस्तियां बसनी शुरू हो जाती थी। तो आप देखेंगे कि गंगा की घाटी में सबसे ज्यादा महाजनपद होंगे। तो मैं नंबर वाइज देखता हूं कि ये है आपका जो एरिया है तक्षशिला, ये है गंधार। देखिए ये तक्षशिला जो है आज पाकिस्तान में है तक्षशिला, और ये पख्तून एरिया में पड़ता है जो, और गंधार जो महाजनपद है वो भी आज के पाकिस्तान में पड़ता है। और ये एक है कंधार, वो आज के अफगानिस्तान में पड़ता है, और वह प्राचीन काल से ही आप उसको महाभारत में भी देखते होंगे। उसके बारे में जो मैं एक वीडियो अलग से अफगानिस्तान के बारे में डिस्कस करूंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ महाजनपद देखेंगे। तो तक्षशिला, गांधार, कुरु, ये कुरु हस्तिनापुर वाला कुरु है, ये पांचाल, ये हस्तिनापुर, पांचाल, ये जो हस्तिनापुर है ये कुरुओं का क्षेत्र है, ये कुरुओं का क्षेत्र है। ये पांचाल क्षेत्र है जो आज का बरेली वाला क्षेत्र है। कौशल, वैशाली, वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली, अंग, मगध, कौशाम्बी, उज्जैन या अवंती कह लो, ये क्या था, ये महाजनपद थे। और इन महाजनपदों से ही आगे राष्ट्र का निर्माण होता है। और इनमें मगध की कैसे उन्नति होती है, या वज्जी संघ किस प्रकार का संघ है, गणराज्य है, राजा राज्य है, तो कैसे ये राज्य बने और कैसे ये गणराज्य बने, इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि जो कुरु है, आज का जो वेस्टर्न यूपी है उसको आप कुरु लगा लीजिए, जो आज का बरेली है वो पांचाल है, जो बनारस वाला क्षेत्र है ये आपका कौशाम्बी हो गया, इलाहाबाद वाला एरिया, और ये बिहार वाला हो गया मगध, और जो नेपाल बॉर्डर पर बिहार वाला है वो है आपका वज्जी संघ, और ये अंग भी बिहार में हो गया, और ये जो है अवंती ये आपका
मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, और ये गंधार ये हो गया आपका पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, यानी कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर। हिंदू कुश एक पर्वत है उसके पास। अब आपको मैं ले चलता हूं वहीं पर जहां पर ये शुरुआत हुई थी। अब इन्होंने शुरुआत की थी जनपद। जनपद क्या थे? इन्होंने कहा कि भाई कुछ चेंजेस तो आने शुरू हो गए, किसमें? राजा में चेंज आ गए। तो राजा में चेंज आए तो उसके मतलब है कि सभी लोगों में चेंज आए होंगे। कैसे? एक पशुपालक और कृषक समाज कैसे बड़े बड़े राज्य बना रहा है, आप इसको देखेंगे कि राजा इतना मजबूत कैसे हो रहा है। सब क्या है? उत्पादन का आधार है। उत्पादन बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, धन बढ़ने से सेनाएं मजबूत हो रही हैं, टेक्नोलॉजी मजबूत हो रही है, तो राजा तो मजबूत होगा ही, राज्य मजबूत होगा, सुरक्षा मिलेगी, दूसरे पर आक्रमण करेंगे, अपने राज्य में और भी ज्यादा संसाधन जोड़ेंगे तो वो और भी ज्यादा मजबूत होता रहेगा। तो हम यही देखते हैं यही बात, महायज्ञों करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे वो अब जन नहीं रहे, अब उन्होंने बहुत सारे जनों को मिलाकर क्या बना लिया? जनपद। तो जन से बड़ा जनपद, ये जनपदों के राजा हो गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जिसमें पूरा दिल्ली का पुराना किला है ना, मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेड़ा, और इनमें प्रमुख है। अब ये थोड़ा सा आप देख लेना, पुराना किला कहाँ है? दिल्ली। और हस्तिनापुर का है उत्तर प्रदेश मेरठ के पास, और अंतरजी खेड़ा कहाँ है? एटा के पास। ठीक। और मवेशियों, खुदाई में पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना गन्ना ये नई फसल आपको दिखाई देगी पिछली बार की अपेक्षा। गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब नई फसल आपको एक गन्ना दिखाई दे रही है, और ये गन्ना कैसे है? अच्छा, दूसरा ये कुछ इनके जो बर्तन थे उनके आधार पर भी देखा जाता है। जो इनके एलाइड लोग थे वो चित्रित ग्रे पॉट थे उनका यूज ज्यादा करते थे। और चित्रित क्या थे? उनपे ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, है ना। और ये ग्रे कलर के होते थे, और ये बहुत ही पतले होते थे और बहुत सुंदर ढंग से बनाए जाते थे, और ये स्पेशल लोगों के लिए इनका यूज होता था। तो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। अब उत्तर एक क्वेश्चन आता है, और यूपीएससी में है, यूपी और पीसीएस में भी आया, और अदर कंपटीशन में भी आ सकता है कि चित्रित धूसर पात्र कौन से काल से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल से। ठीक। चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी, आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में। बस इसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आकर निकलता है कि चित्रित धूसर जो पोट थे या बर्तन थे वो कौन से काल से संबंधित थे? उत्तर वैदिक काल से। इसीलिए मैंने इसको आपको पढ़ाया। अब महाजनपद, आपने देखा जन्म से बने जनपद, और अब जनपद से बने महाजनपद। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले क्या था? महाजनपदों का निर्माण हुआ 3000 साल पहले। आज से 3500 साल पहले जन बने, 3000 साल पहले जनपद बने, और 2500 साल पहले महाजनपद बने। अब इन महाजनपदों को देखें, इनमें जो कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए उनको महाजनपद कहने लगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अब महाजनपदों की एक राजधानी होने लगी, उन्हें किलाबंदी उनकी शुरू हो गई, किलाबंदी शुरू हो गई। और फिर क्या होने लगा? उनके किलाबंदी कैसे होती थी? लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। और ये किस लिए होते थे? सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कि कहीं दूसरे जनपद के या दूसरे महाजनपद के या दूसरे जनपद के राजा आक्रमण न कर दे। तो अगर वे आक्रमण करते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो अपने आप को फोर्टिफाइड कर लेते थे और अंदर ही सुरक्षित रहते थे। लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानियों के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि भी दिखाते थे। यानी कि भाई हम बहुत डेवलप है, हमारे इतने बड़े बड़े किले हैं। आज भी तो देखते हैं आप लोग, जो लोग अपनी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी अमीरी दिखाते हैं, वो बड़े बड़े घर बनाते हैं। देखो, घर के तो दो पर्पस है, आपको रहना है सुरक्षा के लिए, और दूसरा आपको दिखावा करना है कि आप इतने बड़े घर में रहते हैं। वही उस समय था।
वो क्या करते थे, किले के दो पर्पस थे, एक तो था सुरक्षा करना और एक राजा को ये दिखाना कि राजा जो है बहुत बड़े किले में रहता है, यानी कि बहुत मजबूत है, इसके पास बहुत धन है। ठीक, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, और जो उस किले के अंदर रहते थे वो भी नियंत्रित रहते थे, वो सब राजा के देखरेख में रहते थे। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता। ये दीवार कोई ऐसा तो नहीं हंसी खेल की बात है, पत्थर कलेक्ट करो फिर उनकी दीवारें बनाओ, तो कितना लेबर चाहिए उसमें। और ये लेबर कौन होते थे, ये बहुत सारे स्त्री पुरुष बच्चे इसके लिए बहुत प्रयास करते थे, और इसके लिए बहुत संसाधन भी चाहिए, यानी कि ये लोग पैसे वाले लोग ही इसको कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज आई, पहले आपने देखा ऋग्वेदिक काल में सेना नहीं होती थी, वे जो ग्रामीण लोग थे वही सेना का रूप बदल में आ जाते थे जब भी युद्ध होता था। लेकिन अब क्या होने लगा, अब परमानेंट सेना रखने लगे, कौन, राजा। अब परमानेंट सेना का अर्थ हुआ कि उस सेना को तनख्वाह मिलने लगी, उसको ट्रेनिंग मिलने लगी, उसको हथियार मिलने लगे, तो वो बन गई एक प्रोफेशनल आर्मी। अब राजा सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। अब उस समय क्या था, सेना कब बनती थी, जब युद्ध होते थे। जब युद्ध हुआ तब क्या हुआ, ग्रामीणों को इकट्ठा किया और ग्रामीण चल दिए अपने हथियार लेकर, और उन्होंने दूसरे ग्रामीणों को या दूसरे एरिया के लोगों को युद्ध में हरा दिया। अब क्या हुआ, अब राजा ने सेना को प्रोफेशनली बनाया, उनको पूरे साल रखा, अब छुट्टी नहीं होगी, अब आपको वेतन दिया जाएगा। ठीक, अब वेतन दिया जाएगा, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आ रहा है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है। अब क्या हो रहा है, राजा को उपहार मिलते थे, अब राजा टैक्स लगाने लगा। पहले क्या होता था, आप उपहार दे दें अपनी तरफ से, जो लोग होते थे वे उपहार देते थे, उसको बलि भी कहते थे, यज्ञ में बलि होता था और वैसे राजाओं को उपहार देते थे। तो वे जो उपहार थे अब वो टैक्स में बदल गए, अब राजा लगाएगा टैक्स, किस पर टैक्स लगाएगा, कृषकों पर, व्यापारियों पर, ठीक, मजदूरों पर, जो भी लोग अपने काम करते थे उसमें से कुछ ना कुछ अंश अब टैक्स के रूप में राजा को देना होगा। और वो राजा के पास हो गई अकूत संपत्ति, तो वो क्या रखने लगा, सेना, वो क्या रखने लगा, अब आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी, वो अब वेतन भी देने लगा, उसके पास संसाधन अधिक हो गए। और टैक्स कब देते हैं कृषक, जब उनके पास भी उत्पादन अधिक होगा, और जैसे जैसे उत्पादन अधिक होता है ऐसे ऐसे राज्य को टैक्स अधिक मिलता है, और राज्य और भी ज्यादा धनवान होता है, उन्नति करता है और बड़ी सेना रख सकता है। अब हाँ, कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, ये आहत सिक्कों के बारे में आपने जो है आगे पढ़ेंगे। आहत सिक्के होते थे, उस समय सिक्के चलते थे, या आप अभी यही समझ लीजिए कि एक चकोर कलर के सिक्के होते थे, और उनको डेली तो यूज में नहीं होते थे, लेकिन यूजुअली होने शुरू हो गए थे 600 बीसी के आसपास। अब क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र, एक दीवार का चित्र है, एक कौशाम्बी की दीवार है, और आपने देखा होगा ये आज से 2500 साल पहली दीवार है। ठीक, कभी जाएं तो देख लेना कौशाम्बी में, और नहीं तो चित्र में आप देख ही रहे हैं। अब देखिए ये है कर, भाई सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य को बनाने में टैक्स। सपोज करो आज हमारा देश है, आज हमारा भारत देश है, और यहाँ पर टैक्स ही ना दे, सरकार अपने खर्च निकाल पाएगी क्या, सरकार इतनी बड़ी आर्मी रख पाएगी हमें सुरक्षित रखने के लिए, क्या सरकार हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर पाएगी हमारी सुविधाओं के लिए। तो टैक्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी राज्य के लिए, और टैक्स अगर ना हो तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस समय भी यही था, उस समय अब टैक्स लगना शुरू हो गया उत्तर वैदिक काल में, राजा मजबूत हुआ टैक्स के कारण। अब वो टैक्स कैसे ले रहा है ये देखिए, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेनाएं रखते थे, प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता है, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब उपहार तो जिसके मन में जो आया वो दे दिया, लेकिन उससे खर्च थोड़ा ही पूरा होना है। अगर आप इतने वर्कर्स रखेंगे, आप इतना बड़ा स्टाफ रखेंगे, आप बड़े बड़े किले बनाएंगे ना, आप बड़ी बड़ी सेनाएं रखेंगे, तो अब उपहार से थोड़ी काम चलना है, अब तो नियमित रूप से पैसा आना चाहिए। और नियमित रूप से पैसा कैसे आएगा, टैक्स के जरिए। और टैक्स कैसे लगते थे ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएंगे।
फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे फसलों पर लगाए गए कर। ऋग वैदिक काल में आप देखते हैं फसलों का कोई ज्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि में बहुत परिवर्तन आए और उसका सबसे बड़ा कारण था कि लोहे के हल, लोहा, आयरन, लोहे के हल, पहले लकड़ी के जो हल होते थे वो गहरी जुताई नहीं करते थे, लोहे के हल गहरी जुताई करने लगे और गहरी जुताई से फसल में उत्पादन बढ़ गया। अब पहले क्या करते थे, जो धान था, अब धान पहले ऐसे ही बो देते थे, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में रोपण विधि से धान को बोने लगे, जिससे जो बेकार पेड़ थे वो तो पहले ही हट गए और जो अच्छे पेड़ है वो अपने रोपण के द्वारा लगा दिए, तो उससे उत्पादन बढ़ने लगा, किसका, भोजन का, धान का, तो धन धान्य में वृद्धि हुई। तो सबसे ज्यादा, अब उस समय फैक्ट्रीज तो थी नहीं कि बिजनेसमैन होते थे, व्यापारी होते थे, सब कृषि पर होते थे, लेकिन कृषि का बड़ा रोल था और कृषि के आधार पर ही कृषि पर टैक्स लगाया जाता था। और टैक्स क्या होता था, वो उपज का 1/6 भाग। ये याद रखना, उस समय जो टैक्स था उसको बोलते थे वो था 1/6 भाग, और इसको कहते थे भाग। कृषि कर कई बार पूछे जाएंगे कि उत्तर वैदिक काल में भाग किसे कहा जाता था, तो ऑप्शन होगा उसमें कृषि कर, कृषि कर राइट आंसर। और कितना कृषि कर होता था उस समय, 1/6 हिस्सा। ठीक, कारीगर क्या करते थे, कारीगर कैसे टैक्स देते थे, वो महीने में एक दिन राजा के लिए या राज्य के लिए काम करेंगे, श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार, राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था, तो वो अपनी लेबर के रूप में टैक्स देते थे। ये उपज, ये फसल के रूप में टैक्स दे रहे हैं, वो अपनी लेबर के रूप में टैक्स दे रहे हैं। पशुपालकों को जानवरों उसके उत्पाद के रूप में टैक्स, जो जो काम करता है उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन राज्य को वो देगा, वही वो टैक्स था और वो नियमित था, वो आपके लिए कंपलसरी था। ठीक, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, आखेटकों और संग्रहों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। ठीक है, आगे बढ़े। कृषि में परिवर्तन, अब आप देखेंगे कि कृषि में क्या परिवर्तन आए, कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। दो परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने पूरी कृषि को परिवर्तित ही कर दिया। अब दो परिवर्तन मैं आपको बता चुका हूं, एक तो लोहे का हल, लोहे का हल यानी कि लोहे की फाल, हल में जो है लोहे, हल तो लकड़ी का होता है लेकिन उसकी फाल लोहे की होने लगी। और दूसरा धान की रोपण द्वारा बुआई, है ना, धान की रोपण द्वारा बुआई। तो एक तो वो आपका लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे का फाल, ठीक, और एक है धान के पौधों का रोपण। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, इसने कृषि में परिवर्तन कर दिए। तो आपसे पूछे जाते हैं क्या परिवर्तन कृषि में, एक तो लोहे का फाल और धान की रोपण द्वारा बुआई। अब ये कुछ मगध के बारे में बताया गया है इन्होंने, अब मगध के बारे में बताया है, फिर वज्जी के बारे में बताया है, वज्जी क्या था, और उसके बाद अब ये मैं आपको वज्जी और मगध के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। अब ये जो संघ थे, ये संघ थे, इनको शक्तिशाली राजा जीतना चाहते थे, अपने राज्यों में मिलाना चाहते थे। अब संघ कौन से संघ थे, जैसे वज्जी संघ, ये तो हो गए राजा। कुछ गणतंत्र भी थे, गणतंत्र जिनको संघ कहते थे। और वो संघ कैसे थे, वो संघ होते थे कैसे, वो बहुत सारे एक तो ये होगा कि बहुत सारे राजा मिलकर अपने डिसीजन लेते थे, यानी कि एक संघ में बहुत सारे राजा होंगे और वे राजा क्या करते थे, सब मिलकर डिसीजन लेते थे और तब जाकर वो अपने उसको लागू करते थे। तो वो था उनका संघ, यानी कि हर छोटे छोटे राज्य मिलकर और एक अपना संघ बना लिया। और वो एक प्रजातंत्र तो नहीं कहेंगे, गणतंत्र तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा गणतंत्र का उसमें स्वरूप दिखता है, क्योंकि वहां पर जो राजा होते हैं वो क्या होते हैं, मिलकर, आपस में मिलकर, एक ही उसमें कई राजा मिलकर क्या करते हैं, डिसीजन लेते थे, निर्णय लेते थे कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। अब इसमें आपने देखिए, ये आपका, अब मगध और वज्जी के बारे में हम आपको बताते हैं, मगध और वज्जी। सबसे पहले आपको मगध बता दूं,
क्योंकि सबसे जो जनपद था, जनपद से बना महाजनपद, और इन महाजनपदों में भी सबसे ज्यादा मजबूत बना मगध। अब मगध मजबूत क्यों बना? आपके दिमाग में ये बात आई होगी, मगध मजबूत कैसे बना? एक तो मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, और मगध में जो राजा थे वो बड़े महत्वाकांक्षी थे, वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के थे। वो क्या करते थे? साम्राज्य को बड़ा करने के चक्कर में ही लगे रहते थे। वो थे एक तो अजातशत्रु, बिंबिसार, और बिंबिसार ने मगध को महाजनपद के रूप में स्थापित किया। अजातशत्रु ने उसको और भी बड़ा किया, महापद्मनंद ने उसको और बड़ा किया। ठीक, तो इस प्रकार आप देखें कि जो मगध था वो अपने आप में कुशल राजाओं के नेतृत्व में था, और उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। भौगोलिक स्थिति कैसे अच्छी थी? वो गंगा और सोन नदी वहां पर जाती थी। उसका किला जो था वो प्राकृतिक रूप से फोर्टिफाइड था। पहले तो इसकी राजधानी थी राजगृह, जो आज का बिहार में राजगीर है, लेकिन बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो आज का बिहार का पटना है। तो ये वहां पर एक तो लकड़ियां बहुत थी, जंगल बहुत थे, जंगल बहुत थे तो लकड़ियां बहुत थी। अब लकड़ियां थी तो घर बहुत ज्यादा बना सकते थे, किले बड़े बड़े बना सकते थे, लकड़ियों का यूज कर सकते थे। एक वहां पर जंगलों में हाथी थे, हाथी का प्रयोग किया, हाथी को ट्रेनिंग दी और सेना में उसका यूज किया। तो हाथी का यूज किया तो वो क्या हुआ? सेना को और भी मजबूत कर दिया। तो ये, और सबसे जो खास बात थी कि बिहार में लौह अयस्क की खनिजों की खान थी। अब वो लौह अयस्क से लोहे के हथियार बनाने शुरू कर दिए और कृषि के यंत्र बनाने शुरू कर दिए। तो वहां पर उत्पादन भी बहुत बड़ा, टैक्स मिला गवर्नमेंट राजा को, और राजा क्या हुआ? बहुत ज्यादा धनवान हुआ, और हथियारों का भी उसने बड़ी सेनाएं रखी और हथियार तो उसको मिलने शुरू हो गए। तो ये उसके सारे बहुत थे प्लस पॉइंट। अब देखिए मगध के बारे में अगर पढ़ लें, लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, और गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, और इनसे क्या होता था? एक तो ट्रांसपोर्टेशन, एक मैंने जो बताया नदियों का फायदा क्या होता है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया, एक पानी का वितरण हो गया, एक जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि एक तो यातायात, एक जल वितरण, और एक जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये दोनों नदियां यातायात के लिए, जल वितरण के लिए और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक, इनका रोल आ गया। मगध का एक हिस्सा जंगलों में से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया गया, और जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में लौह अयस्क खादान थे, जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। तो तीन चीज आपने देखी, एक तो गंगा सोन नदी, उनका काम था यातायात का, जल वितरण का, और जमीन उपजाऊ का। ठीक, फिर आपने देखा हाथी, फिर आपने देखा लकड़ी, लकड़ी से रथ, गाड़ी, महल, घर ये बनने शुरू हो गए, और फिर आपने देखा लौह अयस्क, लौह अयस्क से मजबूत हथियार बनने शुरू हो गए, और लौह अयस्क का बहुत बड़ा रोल था लोहे का उस समय। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। ये तो हो गए उनके ज्योग्राफिकल फायदे। अब उनके पास कुशल नेतृत्व भी था। अब वे कुशल नेतृत्व कौन कौन से थे? एक तो बिंबिसार और एक अजातशत्रु। अजातशत्रु का नाम कहीं कहीं अजातशत्रु भी आ जाता है, तो अजातशत्रु भी अगर नाम आ जाए तो अजातशत्रु ही मानना उसको। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। और एक महापद्मनंद भी था, एक महापद्मनंद था, ये भी महत्वाकांक्षी राजा था, उसने भी सेना अपनी सीमाओं का विस्तार किया, जो इस क्षेत्र के उत्तर महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। इसने बिहार के राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी रही, और बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हो गई। 2300 साल पहले जब मैसिडोनिया का राजा सिकंदर आया, देखिए इसकी सबसे बड़ी एक बात बताइए कि जब सिकंदर भारत में आया तो वो व्यास नदी से आगे नहीं गया, क्योंकि उसको पता था कि एक उसकी सेना को ये था, आभास था कि मगध की जो सेना है उसमें बहुत बड़ी सेना है वो, और ये मगध, व्यास के आगे मगध का राज्य शुरू हो जाता है, और बहुत बड़ी सेना रखते हैं, रथ होते हैं, हाथी होते हैं। तो इस आधार पर उनकी सेनाओं ने लड़ने से मना कर दिया, किसकी? सिकंदर की सेनाओं ने। तो वे वहीं से वापस लौट गए, ये इसमें बताया गया है। अब इसमें कहा वज्जी संघ। अब ये वज्जी संघ क्या है? आपने देखा कि एक मगध था,
संघ किसको कहते हैं? एक संघ होता है समूह, सभा। सभा को राजाओं की सभा होती थी वास्तव में वो, तो संघ को सभा भी कहा गया। तो आपने मगध जैसा शक्तिशाली राज्य देखा, लेकिन अब आप देखेंगे जो वज्जी संघ है वो भी उसी के पास था। और इसमें क्या स्थिति थी? इसकी राजधानी थी वैशाली। ये कई बार पूछे जाते हैं कि वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। वही जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे राजाओं को मिलकर। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, और जो शासन करते थे उसे प्रत्येक व्यक्ति को राजा ही कहते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, और इसमें बहुत समानता थी। इसमें कोई इनकी हायरार्की नहीं थी। ये सब क्या करते थे? समान ही काम करते थे, सारे अनुष्ठान एक साथ ही करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्री, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि इन सभाओं में स्त्री, दास और कमकार, कमकार कहते थे जो ऐसे कृषक हैं जो जिनके पास जमीन नहीं है, जो कारीगर हैं, जो काम करते हैं, और उनको कमकार कहते थे। बुद्ध और महावीर भी इन्हीं संघ से थे, ठीक। और ये हम आगे पढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव मिला है। अब संघ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि संघ वाले लोगों का जीवन कैसा था। वज्जी संघ का वर्णन दिद्ध निकाय से लिया गया है। ये दिद्ध निकाय क्या है? ये भी एक बौद्ध साहित्य है। दिद्ध निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान हैं, और करीब 2300 साल पहले यह लिखा गया था। अब इसमें एक बुद्ध का एक व्याख्यान और भी है, वो भी आप देखिए, अजातशत्रु से संबंधित है। अजातशत्रु वज्जी संघ की क्या संबंध थे? क्योंकि ये पड़ोसी थे एक दूसरे के, और इनमें हमेशा, और अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी राजा था, तो हमेशा उसकी कोशिश रहती थी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। तो अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास भेजा, ठीक, सलाह लेने के लिए। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? आप देखना, सभाएं नियमित रूप से होती हैं, यानी कि ऐसे तो नहीं आज कर ली और फिर नहीं हुई। तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, जैसे आज की हमारी पार्लियामेंट है, उसमें क्या सभी एमपी उपस्थित होते हैं? क्या वो नियमित बैठक होती है? ये पॉइंट आज भी उठ सकता है। उसी समय ये भी था कि क्या वे नियमित रूप से होती हैं सभाएं, और क्या उसमें सभी सदस्य। उन्हें पता चला कि हाँ ऐसा ही होता है, तो उन्होंने कहा वज्जी निवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक उनके पास ये चीजें होंगी। क्या होगी? वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, यानी कि उनमें सलाह मिलती रहेगी, वे आपस में विचार करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, यानी कि जब तक उनमें फूट नहीं पड़ेगी तब तक वो नहीं जीते जा सकते। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, जो पारंपरिक नियम है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, यानी कि बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक। इन्होंने वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस समय महिलाओं की स्थिति के बारे में ये बताया जाता है कि महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी, और वज्जी संघ में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी ही थी, क्योंकि उनके पास जब तक महिलाओं को वे सम्मान करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। शहरों और गांवों में चैत्यों का रख रखाव होगा। चैत्यों का उस समय जो बौद्ध चैत्य इनको बोलते थे, जैसे पूजा ग्रह होते थे इनके, ठीक। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करते रहेंगे। ये धार्मिक सहिष्णुता की बात कही, महिलाओं का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता और सभी पूजा स्थलों का सम्मान, और इनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, यानी कि सबको अपनी बात, सभी संतों को अपनी बात, अपने विचार रखने के अवसर मिलते रहेंगे, ठीक। तो तब तक क्या होगा? तब तक वज्जी संघ को निस्तनाबूद नहीं किया जाता। और वस्कार अजातशत्रु ने क्या किया था? उनमें फूट का ही फायदा उठाया था, फूट ही डाले थे। लेकिन अगर वो ऐसा रहते, और ये याद रखना कि वज्जी संघ अभी 1500 साल पहले तक चला है, ये गुप्तों के समय खत्म हुआ नहीं, तो ये चलते रहे, क्योंकि इनमें ये गुण थे, और इसी वजह से बुद्ध ने ये बात कही। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की, जो आगे हम पढ़ेंगे।
तो ये आपने देखा कि संघों की विशेषता, छोटे थे लेकिन उसके बावजूद भी महत्वाकांक्षी राजा उनको जीत नहीं पाते थे, क्योंकि उनमें जब तक ये गुण रहेंगे और जब तक उनमें ये गुण रहे, उनमें फूट नहीं पड़ी, वे मिलजुल कर रहे, औरतों का सम्मान किया, धार्मिक सहिष्णुता उनमें रही, है ना, वे दूसरे का, एक दूसरे के धर्म को सम्मान करते रहे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते रहे, और तब तक किसी भी देश की स्थिति अगर सामाजिक रूप से ये है तो उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। ठीक। अब एक इन्होंने अदर में बताया है कि यूनान के बारे में, एथेंस के बारे में। एथेंस आप देखेंगे तो जो आज का तुर्की के और एशिया और यूरोप के बीच में जो एरिया है, वहीं पर आप देखेंगे एथेंस, आप मैप में देखिएगा तो एथेंस के उस समय क्या स्थिति थी, ये इसमें बताया गया है कि एथेंस आज से 2500 साल पहले एथेंस के लोगों की शासन व्यवस्था जिसमें था प्रजातंत्र या गणतंत्र। ये लोग अब से 2500 साल पहले प्रजातंत्र या गणतंत्र के बारे में इनकी शासन व्यवस्था थी। यह व्यवस्था 200 साल तक चलती रही, 200 साल वहां पर चली, 30 साल से ऊपर के। और यहाँ पर क्या क्या था उस गणतंत्र में कि सभी जो है 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्रदान की, जो दास नहीं होते थे, यानी कि जो दास नहीं होंगे और 30 साल के होंगे वो नागरिक होंगे। कहाँ के? एथेंस के। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी, यानी कि 40 बार कम से कम उनकी बैठक होनी चाहिए सभा की। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे, सभी नागरिक भाग लेते। कौन से नागरिक होते थे? 30 साल से ऊपर के लोग। शासन व्यवस्था कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के द्वारा की जाती थी, यानी कि लॉटरी के द्वारा होगी तो इसमें क्या होगा? पक्षपात नहीं होगा। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में सेवाएं देनी पड़ती थी। जितने भी नागरिक होते थे वो सेना में अपनी सेवाएं देते थे। जैसे आज आप देख सकते हो बहुत सारे देश है जहां पर नागरिक सेना में जाते हैं जरूर। जैसे इजराइल है, इजराइल के हर नागरिक को सेना में सेवा देनी होगी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। अब ये बताओ, ये तो हो गए इनके प्लस पॉइंट। आज के गणतंत्र में देखो तो ये तो हो गए इनके प्लस पॉइंट। अब इनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आप देखो। तो आपको मैंने पॉलिटी में बताया था कि जो भी आपका लोकतंत्र होता है, गणतंत्र होता है या प्रजातंत्र होता है, उसमें जब तक सभी की भागीदारी नहीं होगी तब तक क्या आप उसे पूर्ण तरह से प्रजातंत्र कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। तो लेकिन आज की अपेक्षा ये हम आज सोच सकते हैं ना, अब से 2300 साल पहले कहाँ इतना सोचते थे? प्रजातंत्र, जहां राजतंत्र का बोलबाला था और वहां प्रजातंत्र का कंसेप्ट है, और वहां पर नेगेटिव चीजें हो तो उसको थोड़ा सा भुलाया जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट तो था, लोगों में समझ तो थी कि शासन जो हो लोगों के द्वारा होना चाहिए। अब देखें, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं था, ठीक है। व्यापारी शिल्पकारों के रूप में जो बाहर से लोग आए थे उनको नागरिक अधिकार नहीं थे, ठीक। जो बाहर से लोग आए और वहीं एथेंस में बस गए, लेकिन वो नागरिक नहीं होते थे। औरतों को नहीं था, विदेशी जो वहां बस गए उनको नहीं थे नागरिक के अधिकार। और जो एथेंस में जो कार्यशालाओं में काम करते थे, दास, औरतें और विदेशी लोग नागरिक नहीं बन सकते थे। तो पार्टिसिपेशन 3 लोगों का तो रहा ही नहीं। तो गणतंत्र था लेकिन पूर्णतः गणतंत्र नहीं आप कह सकते। जब तक सभी लोगों की भागीदारी ना हो तब तक उसे कैसे प्रजातंत्र कहेंगे? तो लेकिन अपने समय के हिसाब से वो फॉरवर्ड था, बहुत अच्छा था। अब ये आपका ये वाला चैप्टर 5वां खत्म हो गया। हम अब 6 चैप्टर में मिलेंगे। देखिए आपको इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। क्या सीखने को मिला? कैसे वे आपने सीखने को मिला कैसे राजा बने, कैसे जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, कैसे जो टैक्स का क्या रोल था, कृषि में क्या परिवर्तन आए, आपने ये सब देखा। आपने देखा मगध कैसे इतना शक्तिशाली हुआ। आपने देखा कि उस समय गणतंत्र भी थे, जैसे वज्जी संघ एक गणतंत्र था, उसकी व्यवस्था कैसे चलती थी। और आपने ये भी देखा कि महिलाओं की स्थिति में भी थोड़ा गिरावट आ रही है, शूद्रों को भी पार्टिसिपेशन कम मिल रहा है। और बुद्ध ने कुछ बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक है वज्जी संघ के लिए, लेकिन वो हर देश के लिए आज भी प्रासंगिक है। तो आपने ये देखा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 6 चैप्टर लेंगे। तब तक के धन्यवाद।